आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इंडियन वाली बुक का। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा हमारा। इसका पेज नंबर 15 में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पेज नंबर 16 पे पूरा छोड़ देना है, पेज 15 कुछ नहीं आएगा वहां से। पेज 16 पे एक बॉक्स है इंडियन डायस्पोरा करके, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंडियन डायस्पोरा है इसके जो है तीनों चारों पैराग्राफ्स हैं, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताती रहूंगी, अंडरलाइन करते रहना। पहली लाइन है, ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडियन पीरियड इंडियन डायस्पोरा होता कौन है, पहले मैं ये बता देती हूँ। इंडियन डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो हिंदुस्तान से बाहर निकले थे काम की तलाश में। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग एक जो है भीड़ सी चली थी, बहुत सारे लोग एक साथ इंडिया से माइग्रेट करके बाहर गए थे। कई जगह पे उनको जबरदस्ती अंग्रेजों ने भेजा था, कई जगह पे वो नौकरी की तलाश में गए थे। जैसे अभी सारे लोग जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। जब इनको वहाँ की पीआर मिल जाती है, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, उनकी ओरिजिन इंडिया की होने की वजह से उनको इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है। इंडिया के वो प्रवासी हैं, पहले वो इंडिया का हिस्सा थे, उनकी ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया की रह चुकी है, बट अब वो इंडिया में नहीं रहते, वो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनकी पीआर, उनकी सिटीजनशिप बाहर की हो चुकी है। तो ये हम तीन वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे तीन कौन से एरा, अभी फोर्थ वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा चल रही है जिसमें इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे वेव्स आई थी, वो तीन वेव्स हम 3 मार्कर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपकी फर्स्ट वेव है, सेकंड पैराग्राफ सेकंड वेव है, और थर्ड पैराग्राफ थर्ड वेव है। 3 मार्कर क्वेश्चन। तो पहली वेव है, ड्यूरिंग कॉलोनियल ब्रिटिश पीरियड मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर कौन होते हैं, जिनको पैसे नहीं दिए जाते या बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, वर सेंट टू मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड, ट्रिनिडाड टोबैगो, गिनिया, फीजी, साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, to Reunion Island, Guadeloupe, Martinique, and Suriname by French and Dutch by Portuguese from Goa, Daman, and Diu to Angola, Mozambique to work as plantation worker. All such migration works were covered under the Girmit Act, Indian Immigration Act. तो सबसे पहली बार हिंदुस्तानियों को निकाल निकाल के बाहर सेटल करा गया यूपी से, बिहार से, दमन दीव से, गोवा से, इन एरिया से लोगों को पकड़ा गया। यहाँ पे इनको मजदूरी का काम देके या फिर इनको ये कहेंगे कि तुम्हें कमाइयाँ मिलेंगी, तुम्हें बाहर देश भेज रहे हैं। इनको एज अ प्लांटेशन वर्कर, एज अ खेती बाड़ी वर्कर्स अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया। किसी को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भेजा गया, किसी को अमेरिकन कंट्रीज में भेजा गया, किसी को जो है मोजाम्बिक वगैरह गया ना अफ्रीकन कंट्रीज में भेजा गया। तो जनरली आप देखोगे कुछ अफ्रीकन और कुछ साउथ अमेरिकन, इन दो कंट्रीज में भेजा गया, विच वर अंडर डेवलप्ड, विच वर हाईली अंडर डेवलप्ड। ठीक है, इन दो कंट्रीज के अंदर, इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर भेजा गया इनको एज अ प्लांटेशन वर्कर। और इनका जो एक्ट होता था उसे गिरमिट एक्ट बोलते थे। इनको ना एमिग्रेशन एक्ट बोलना नहीं आता था हिंदुस्तानियों को, उनको ये वर्ड बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, एमिग्रेशन इमिग्रेशन, तो वो एमिग्रेशन इमिग्रेशन को गिरमिट बोलते थे, उसका एक्ट का नाम ही गिरमिट एक्ट पड़ गया। तो ये जो वेव थी आज से 50 70 80 100 सालों पहले ये चली थी, जब बहुत सारे हिंदुस्तानियों को खेती बाड़ी करने के पर्पज से बाहर भेजा गया था। ये लोग वहीं पे बस गए साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में, और ये वहां के सिटीजन बन के रह गए। फिर सेकेंड वेव आपकी आती है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, सेमी स्किल्ड लोग हिंदुस्तान से गए नौकरी की तलाश में। कोई वहां पे जाके नर्स का काम कर रहा है, कोई वहां पे जाके जो है ड्राइवर का काम कर रहा है। तो ये सारे सेमी स्किल्ड काम जो थे या स्किल्ड काम थे, बोथ मिक्सिंग में गए थे। तो सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेंट वेंचर्ड आउट इनटू नेबरिंग कंट्रीज। इस टाइम पे लोग नेबरिंग कंट्रीज में गए थे, सऊदी, दुबई, ये वाली कंट्रीज में गए थे। ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इस वाली तरफ भी गए। ठीक है, नौकरी की तलाश में काफी लोग अफ्रीका गए, कोई यहाँ पे गया, एंड आज भी यहाँ से लोग जा रहे हैं। फिर आपके जो सऊदी, दुबई थे, यहाँ पे तेल की खदानें मिली थी, यहाँ पे ऑयल मिल्स मिली थी, इसलिए यहाँ पे काफी सारी नौकरियां तैयार हुई थी, काफी सारी नौकरियां मिल गई थी लोगों को। तो काफी लोग यहाँ पर भी चले गए एंड यहीं पे जाके बस गए। ये लोग आज भी वहीं पे बसे पड़े हैं। तो ये भी हमारी सेकेंड वेव है, 1970 से शुरू हुई थी, आज भी लोग जा रहे हैं नौकरियों की तलाश में वहां पे। ठीक है, फिर आती है थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट, वाज कंप्राइज ऑफ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हाई क्लास एजुकेटेड बंदा जो है, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा
एक बहुत स्किल्ड पर्सन है हमारे देश का, जो हमारे देश में रह के भी बहुत कुछ कमा सकता है, वो फॉर हायर सैलरी वो बाहर देश में जा रहा है। हाई क्लास डॉक्टर्स, हाई क्लास इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये लोग भी हिंदुस्तान को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 1980s के बाद शुरू हुआ, और ये वो कंट्रीज चुन रहे हैं जो ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है। ये यूएस जाना चाहते हैं, ये कनाडा जाना चाहते हैं इंडिया को छोड़ के, ठीक है, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इन एरियाज में जाना चाहते हैं ताकि इनको बहुत ज्यादा अर्निंग मिले। और ये एरा लिबरलाइजेशन 1990s के बाद से तो एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गया है। और आज आप किसी भी देश में चले जाओ, वहां पे आपको इंडियन सिटीजन वहां पे पीआर लिया हुआ बैठा मिलेगा। तो इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैला हुआ डायस्पोरा है। एक हिंदुस्तानी ही ऐसी कैटेगरी है जो आपको हर कंट्री में राज करती हुई कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इंडियन डायस्पोरा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। हम्म, सब जगह फैले हुए हैं और सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि सब घटिया काम कर रहे हैं, दे आर एट वेरी गुड लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो अब यूएस के अंदर, आप कनाडा के अंदर देखोगे तो इनको तो है पार्लियामेंट का पार्ट भी बना दिया गया है। तो इंडियंस आर मिल जाती है, नॉर्वे में मिल जाती हैं। तो ये इंडियन डायस्पोरा का जो पार्ट है, ये 3 मार्क्स में आपको आ सकता है। कोई डाउट है तो पूछो। हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसी पेज पे, माइग्रेशन। इंडिया का सबसे पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमने ये देखा था, जो डेटा कलेक्ट हुआ था आपके जन्म स्थान के आधार पे हुआ था। मतलब कि अगर आराध्या के पापा अभी दिल्ली में हैं पर उनका अगर बर्थ जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो उनकी जो काउंटिंग है वो जम्मू कश्मीर से ली जाएगी, ठीक है, उनकी काउंटिंग जम्मू कश्मीर में करी जाएगी। तो जो 1881 के अंदर सेंसस हुआ था वो प्लेस ऑफ बर्थ से हुआ था। लोगों से डेटा इकट्ठा जो किया गया था, क्योंकि उस वक्त लोग इतना ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करते थे, इतना ज्यादा जगह छोड़ छोड़ के भी नहीं जाते थे, तो उनकी वो डेटा लिए गए कि वो पैदा कहाँ हुए हैं, पैदा वाले स्थान पे, ठीक है। फिर उसके बाद 1961 में एक चीज और डाली गई कि आपका लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है। हो सकता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ कोई हो, आप अभी कहीं और रह रहे हो और इससे पहले कहीं और रह रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम पैदा जम्मू कश्मीर में हुए हो, फिर बॉम्बे आए हो, फिर दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा लास्ट रेजिडेंस भी पूछेंगे कि बॉम्बे था। तो हाउएवर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन ये वाली आई थी। फर्दर इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस भी आया, और कितने समय के लिए आप वहां पे रहे, ये सब चीजें भी आई। और ये 1981 में सेंसस आपका अपडेट हो गया है। फिर आप एक पैराग्राफ को छोड़ के लास्ट पैराग्राफ पे आना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन किन 2 बेसिस पे एन्यूमरेट किया जाता है, ठीक है। सो द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन एन्यूमरेटेड ऑन 2 बेसिस, 2 आधार पे आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी काउंटिंग दिल्ली में हो रही हो और आपका जन्म कहीं और हुआ हो, ठीक है। और दूसरी चीज ली जाती है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। हो सकता है आप अभी दिल्ली में रह रहे हो पर उससे पहले कहीं और रह रहे हो, तो लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। ये एज जो इंसान का डिफरेंट जगह होती हो, जो पहले कहीं और रह रहा हो और अभी कहीं और रह रहा हो, उसे माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस कहते हैं, 1 मार्कर। तो हो सकता है तुम पैदा जम्मू कश्मीर में हुए, फिर तुम बॉम्बे में रहे और अब तुम दिल्ली में रह रहे हो, तो तुम बताओगे मेरा लास्ट रेजिडेंस बॉम्बे का था, तो यू विल बी माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ये कहलाओगे। इसमें और कुछ नहीं करना है, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन पे आ जाओ, ठीक है। देखो 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन है। या तो देखो हमारी 2 जगह होती है, या तो शहर होते हैं या गांव होते हैं, ठीक है। एक इंसान एक गांव से दूसरे गांव चला जाएगा, एक गांव से शहर आ जाएगा, एक शहर से दूसरे शहर चला जाएगा, या शहर से वापस गांव चला जाएगा। तो आप 4 मूवमेंट कर सकते हो, एक गांव से दूसरे गांव। इसका एग्जाम्पल है, एक लड़की की शादी हो गई गांव में, उसको दूसरे गांव ब्याह के भेज दिया, ठीक है। गांव से शहर, एक आदमी नौकरी की तलाश में आ गया,
ठीक है, शहर से शहर ट्रांसफर हो गया जॉब के अंदर ही आपका। ठीक है, शहर से गांव, आप धर्मेंद्र हो, अब आपकी लास्ट के कुछ दिन रह गए, आप खेतों में जाना चाहते हो, आप अपनी मिट्टी से कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भोपाल से बॉम्बे आ गया, भोपाल से दिल्ली आ गया, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये है ना, तुम्हें क्या हो गया नन्हे पांडे के स्ट्रगल से? नन्हे पांडे का स्ट्रगल। अच्छा चलो, ये आपको दो फिगर दे रखे हैं पेज नंबर 17 पे। पहला जो है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन का है, और एक है इंटर स्टेट माइग्रेशन। अगर आप बिहार की बिहार में मूव कर रहे हो, हरियाणा के अंदर अंदर ही मूव कर रहे हो, दैट इज इंट्रा स्टेट, विद इन योर स्टेट। और इंटर स्टेट होता है जब बिहार से आप दिल्ली आ गए, ठीक है, बिहार से बॉम्बे चले गए, बिहार से महाराष्ट्र, ठीक है, तो वो इंटर स्टेट होता है। तो इंट्रा स्टेट में देखो कौन सी माइग्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिली है? गांव की गांव में, ठीक है। उसके बाद रूरल टू रूरल में मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है? ठीक है। इंटर स्टेट में कोई सी भी माइग्रेशन में रूरल टू रूरल में फीमेल है। और मुझे ये बताओ, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, किसी भी माइग्रेशन के अंदर क्या आदमी डोमिनेट कर पाए हैं औरतों को? नहीं। तो एक स्टेट के अंदर ही घूमती रह जाती है औरत, यही समझ लो। ठीक है, वहीं पे इंटर स्टेट की बात हो रही हो, बिहार से आपका महाराष्ट्र की बात हो रही हो, तो सबसे ज्यादा किसमें देखा जाता है? रूरल टू अर्बन। विमेन का देखोगे तो रूरल टू अर्बन और रूरल टू रूरल ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ हाँ। नहीं, गांव से गांव में जा रहे हो। ठीक है, तो रूरल टू रूरल, अब मेल जो है डोमिनेट किस सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा कर रहे हैं? सारे सेक्शन। हम्म। रूरल टू अर्बन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। उसके अलावा फीमेल ही डोमिनेट कर रही हैं। ठीक है, रूरल हो, चाहे अर्बन टू अर्बन हो, चाहे रूरल टू रूरल हो, फीमेल का रोल ज्यादा है। ठीक है ना, इतना समझ में आया? आपको ये पेपर में 3 मार्क्स का आ सकता है। पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, ये पूछेंगे। फिर एक क्वेश्चन इंट्रा स्टेट में से पूछ लेंगे कि कौन सा ज्यादा हो रहा है, और एक इंटर स्टेट में से पूछ लेंगे कि इंटर स्टेट में कौन सा ज्यादा हो रहा है। ये पेपर में आया हुआ है। 3 मार्क का, ये 2 फोटोज दे देंगे आपको। कोई भी फोटो वाला क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। पेज 17, राइट हैंड साइड, फर्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ लाइन। It is clearly evident that female dominate the streams of short distance rural to rural migration and both type of migration. Interstate और intrastate दोनों के अंदर women जो है rural to rural में सबसे आगे है। ठीक है, contrary to this, men predominate rural to urban stream in interstate migration for economic reason, due to economic reason। पैसा कमाने के हेतु लोग गांव से शहर इंटरस्टेट माइग्रेशन ज्यादा करते हैं। समझ में आया? फिर नीचे आना, सेंसस 2001 has recorded that more than 5 million person have migrated to India from other country। हमारे देश के अंदर तो माइग्रेशन चली रही है अंदर के लोगों की, बाहर के लोग भी इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं। 50 लाख लोग घुसे थे 2001 में, रिकॉर्डेड। ठीक है, नॉन रिकॉर्डेड तो पता ही नहीं कितने हैं। ठीक है,
इसमें से 96% लोग बांग्लादेश से आए थे, फिर पाकिस्तान से आए थे, फिर नेपाल। तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के, कौन सी कंट्री के लोग घुसे हुए हैं हमारे देश में बाहर वाले? बांग्लादेश के। ठीक है। और इंडिया का 20 मिलियन इंडियन डायस्पोरा जो है 110 कंट्रीज में फैला हुआ है। इसका मतलब 2 करोड़ हिंदुस्तानी 110 कंट्रीज में फैले हुए हैं। ठीक है। इतनी कंट्रीज की तो ये पॉपुलेशन भी नहीं होती है टोटल, इतने हिंदुस्तानी निकले पड़े हैं हिंदुस्तान से। अगला क्वेश्चन है स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। इसका मतलब है स्पेस वाइज माइग्रेशन, की रूरल टू अर्बन के कारण क्या है, अर्बन टू रूरल के कारण क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। सम स्टेट, सॉरी हाँ इसके अंदर ये भी है, सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अंडरलाइन करना, महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस with in migrants 2.3 net in million net in migrants। तो नंबर 1 स्टेट विद द हाईएस्ट इमिग्रेशन, वो स्टेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग घुसते हैं वो है महाराष्ट्र। 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। मैपिंग में भी आ सकता है, मार्क द स्टेट विद हाईएस्ट इमिग्रेशन इन इंडिया। सबको स्ट्रगल करके एक्टर बनना है। ऑन द अदर हैंड उत्तर प्रदेश had the largest number of net out migrants। यूपी के लोग सबसे ज्यादा अपनी स्टेट को छोड़ के जाते हैं नौकरी की तलाश में, और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा घुसते हैं नौकरी की तलाश में। तो ये दोनों मैपिंग का पार्ट बन चुके हैं और 1 मार्कर का पार्ट है। हाँ, महाराष्ट्र में इमिग्रेट, उत्तर प्रदेश में एमिग्रेट। उत्तर प्रदेश से निकलते हैं और महाराष्ट्र में घुसते हैं, इसलिए महाराष्ट्र वालों को जो है यूपी भैया से बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। Among the urban agglomeration, Greater Mumbai received the highest number of in-migrant। अंडरलाइन कर लो। अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब है शहर, सबसे बड़ा शहर जहां पे सबसे ज्यादा लोग घुसते हैं वो है ग्रेटर मुंबई। 1 मार्कर ये भी आया हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर भी एक ही जगह पे घुसेंगे सारे के सारे, मुंबई में। ठीक है। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन कंस्टिट्यूट द लार्जर शेयर इन इट, दीज डिफरेंसेस आर लार्जली ड्यू टू द, इसमें कुछ नहीं करना है, ये छोड़ देना। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन पे आ जाओ। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पुश एंड पुल फैक्टर्स, बुक 1 में याद होगा। पुश एंड पुल फैक्टर अंडरलाइन कर लेना। पुश फैक्टर वो होते हैं जो आपको जगह छोड़ने पे मजबूर करते हैं, अंडरलाइन। पुल फैक्टर वो होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं एक जगह पे आने के लिए। ठीक है। इंडिया में बहुत सारे पुश फैक्टर हैं, जैसे पावर्टी, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक। पेज नंबर 20, सुनामी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट। इसमें से कोई भी आपको 2 या 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं पुश फैक्टर के। और बहुत सारे पुल फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज, रेगुलर वर्क, हायर वेजेस, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। कोई 2 या 3 आपको जो है ये पुश फैक्टर और पुल फैक्टर याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, आपकी पहली लाइन, आपका क्वेश्चन बनती है, एग्जामिन द रीजन फॉर माइग्रेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली। मेल्स के माइग्रेट करने के कारण औरतों के माइग्रेशन से कैसे अलग है, बताओ। ये आ जाएगा क्वेश्चन, आया हुआ है बोर्ड में 3 मार्कर। आदमियों के क्या रीजन होते हैं माइग्रेशन के, और औरतों के क्या रीजन होते हैं माइग्रेशन के? वही नौकरी, और औरतों की शादी, सोशल रीजन होते हैं। तो मेन इकोनॉमिक रीजन की वजह से माइग्रेट करते हैं, औरतें सोशल रीजन की वजह से। ठीक है। इट कैन बी सीन दैट रीजन, थर्ड लाइन से मार्क करना, इट कैन बी सीन दैट रीजन फॉर माइग्रेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन 38%, while it is only 3% for female. Contrary to this, 65% of female move out of their parental house following their marriage. This is most important cause in the rural areas of India, except in Meghalaya, where there is reverse case। दामाद घर में रहने आता है, दुल्हन नहीं जाती मेघालय में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है।
अगला टॉपिक है आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। इतनी जो माइग्रेशन हो रही है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका इफेक्ट बहुत सारे लेवल पे आता है। इसका इफेक्ट इकोनॉमिक लेवल पे आता है। इसका जो है काउंटिंग हमारे देश की डेमोग्राफी पे आता है, मेल फीमेल और बूढ़े जवान के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत फर्क आता है। सोशल इसके बहुत सारे इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स और इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट्स इनके हैं। तो ये आपको 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई दो डेमोग्राफिक, कोई दो इकोनॉमिक और एक सोशल बता दो। तो कुछ भी इस तरह से कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे। तो हर किसी के आपको 2 या 3 आने चाहिए। डायरेक्टली आपसे 3 डेमोग्राफिक पूछ सकते हैं, 3 इकोनॉमिक पूछ सकते हैं, तो 3 मार्क्स का ऐसे आ जाएगा। ये 5 नंबर में पूछ लेंगे, 2 इसके बता दो, 2 इसके बता दो, 1 इसका बता दो। ठीक है। तो आपको ये हर किसी के 3-3 पॉइंट याद रखने हैं। किसी के भी 3 इकट्ठे पूछ सकते हैं या फिर 2-2 एक के कॉम्बिनेशन में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन 100% है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो हमें इसको नहीं छोड़ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे आते हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान को कोई छोड़ के जा रहा है, किसी अच्छी कंट्री में जा रहा है, क्या फायदा होगा उसके माँ बाप को। क्यों जाता है, इकोनॉमिकली क्या फायदा होता है बाहर जाने का। किसी को भी, कोई भी बाहर जाके नौकरी कर रहा है। ठीक है, बाहर जाओगे अच्छा पैसा भेजोगे घर पे कि नहीं, अच्छी रेमिटेंसेस आएंगी देश में कि नहीं। और नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारे देश का यूथ बाहर की नौकरी के लिए, बाहर के देश को कमा के देगा। ब्रेन ड्रेन, हमारा यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, स्किल्ड यूथ यहाँ से निकल के बाहर को कमा के देगा, हमारे देश में कमाई नहीं हुई। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव भी है। तो अ मेजर बेनिफिट अंडरलाइन करना, अ मेजर बेनिफिट ऑफ द सोर्स ऑफ रीच फॉर द सोर्स रीजन, जहां से वो बंदा गया है उसके लिए ये है कि वहां पे रेमिटेंसेस आती हैं। तो इंडिया में रेमिटेंस, जैसे केरला में, पंजाब में, तमिलनाडु इलाके में बहुत रेमिटेंसेस आती हैं। रेमिटेंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया के अंदर डॉलर आते भी इसी कारण है, क्योंकि बाहर के लोग अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, उसको ये डॉलर को रख के पैसा कन्वर्ट करके दे देते हैं रुपए में। 2002 में हिंदुस्तान के अंदर 11 बिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स आए थे, जिसमें मेजर जो स्टेट थी जहां पर रेमिटेंसेस आई वो थी पंजाब, केरला और तमिलनाडु, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम लोग निकल के बाहर जाते हैं। पंजाब वाले कनाडा पहुंच जाते हैं, केरला वाले दुबई, कतर यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट। ठीक है, उसके अलावा 4 लाइनें छोड़ के लिखा है, रेमिटेंसेस आर मेनली यूज फॉर, ये जो बाहर का पैसा आता है उसका क्या क्या यूज होता है। फूड रिपेमेंट ऑफ, फूड कॉमन रीपेमेंट ऑफ डेट, खाना अपने घर वालों के लिए खाना खरीद लेते हैं ये लोग। ठीक है, अपना जो उधार होता है वो चुका लेते हैं, अपनी कोई बीमारी का इलाज करा लेते हैं, शादी ब्याह में यूज हो जाता है ये रेमिटेंसेस का पैसा, बच्चों की पढ़ाई में यूज हो जाता है, खेती बाड़ी जो इनके खेत हैं उनके अंदर यूज कर लेते हैं, घर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं रेमिटेंसेस को। ठीक है, उसके अलावा 4 लाइनें छोड़ के लिखा है, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एटसेट्रा अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी। जब पंजाब हरियाणा के अंदर और बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, उसका एक मुख्य कारण था कि अलग अलग स्टेट से लेबर आने को तैयार हो गई थी और काम करने को तैयार हो गई थी। अगर ये लेबर आके इतनी मेहनत करके काम नहीं करती तो इनकी ग्रोथ नहीं होती, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो ग्रीन ये जो है माइग्रेशन ने हमारे एग्रीकल्चर को भी बूस्ट दिया। उसके अलावा बस इसमें इतना ही याद रखना है, फिर डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस पे आ जाना। ठीक है, अब गांव में से सारे आदमी निकल के शहर चले गए, तो गांव में क्या कम हो गए, वो भी कौन से, यंग आदमी। और शहरों में क्या बढ़ गए, यंग आदमी। ठीक है ना। तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर खराब करा और वहां का भी स्ट्रक्चर खराब करा। गांव में या तो बुढ़े रह गए, बच्चे रह गए, औरतें रह गई सारी। तो यहाँ का भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर खराब, वहां ओवर पॉपुलेशन होगी, वहां का भी स्ट्रक्चर खराब। ठीक है, तो माइग्रेशन लीड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन, हमारे यहाँ पे उम्र और स्किल के हिसाब से लोग माइग्रेट करते हैं गांव से लेके शहर में। However, high migration from Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh brought some serious imbalance in the age-sex composition in the state. Similar imbalances are also brought in the recipient state.
तो हर जगह का जो एज सेक्स स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, कहीं पे ओवर आ जाता है, कहीं पे अंडर रह जाता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, एक गांव का इंसान जब शहर जाता है तो क्या उसको इतनी एक्सेप्टेंस मिलती है? थोड़ी थोड़ी। और वहीं पे क्या वो इतना कंफर्टेबल फील कर पाता है? क्या वो इतने कमाई कर पाता है कि वो जितने गैजेट हर कोई लेके चल रहा है वो सारे गैजेट उसके पास आ जाए या कुछ इस तरह से? माइग्रेंट्स जो होते हैं वो सोशल चेंज, माइग्रेशन की वजह से समाज में काफी बदलाव आता है, नए नए आइडिया, नई टेक्नोलॉजी आती है, लोगों के अंदर इस तरह की थॉट आती है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, ये सब आइडियाज आते हैं। वो इंसान जिसको गांव के अंदर बोला जाता है तू नीची जात का है, तू छोटी जात का है, शहर में आके कोई उसकी जात नहीं पूछता। शहर में आके सिर्फ ये मैटर करता है आपकी जेब में पैसा है कि नहीं, आपकी जात मैटर नहीं करती है शहरों में। तो अगर एक गांव का इंसान अपनी सोशल आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, अगर वो बहुत तंग है अपनी कास्ट की वजह से, वो शहर में आके पैसा कमा सकता है और अपनी कास्ट से बिल्कुल साइड हो सकता है। ठीक है। माइग्रेशन जो है इंटरमिक्सिंग में हेल्प करता है, बहुत सारे कल्चर की मिक्सिंग में, जैसे आप दिल्ली में देख सकते हो कभी गणपति पूजा हो रही होती है, कभी दुर्गा माता पूजा हो रही होती है, तो मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हो रहे होते हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों की जो सोच है वो थोड़ी खुलती है, मेंटल होराइजन बढ़ता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि कई लोग जो गांव से आते हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कोई उनको अपना नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो कई बार एंटी सोशल एक्टिविटी, क्राइम, ड्रग अब्यूज, इन चीज़ों में भी चले जाते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वहाँ के सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी झुग्गियाँ डाल के बैठ जाएगा, स्लम्स बन जाएंगे, शैंटी कॉलोनीज बन जाएंगी, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आवाज़ आ रही है? झुग्गियाँ लगी पड़ी हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है आपको ग्राउंड वाटर की कमी हो जाएगी शहरों में, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, कूड़ा करकट बढ़ जाएगा, सॉलिड वेस्ट, कचरा, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, माइग्रेशन से वुमेन के स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। गांव के अंदर जब आदमी गांव छोड़ के चला जाता है तो औरत के ऊपर घर का प्रेशर और खेती बाड़ी का, घर चलाने का सारा प्रेशर आ जाता है, तो वुमेन का प्रेशर डबल हो जाता है। ठीक है। वहीं पे अगर एक औरत जो है वो गांव छोड़ के शहर जाती है तो उसको ज्यादा आजादी मिलती है, उसकी ज्यादा एजुकेशन बेटर मिलती है, उसके कमाने के तरीके बढ़ते हैं, प्लस उसकी सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके अलावा रेमिटेंसेस, हाँ हम मानते हैं कि बाहर से बहुत पैसा आता है, पर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो खत्म हो जाता है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे देश को पैसा कमा के दे सकता था वो यहाँ ना रह के दूसरे को कमा के दे रहा है। ठीक है। उसके अलावा बस इतना ही करो, काफी है। चैप्टर ओवर। क्वेश्चन नंबर। हाँ, स्ट्रगल हो गया तुम्हारा। वो करवाती है ना, किसकी मैम थी वो, तुलिका की? पता नहीं कहाँ है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया? क्या ज्यादा बेटर लग रहा है? वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। हर कोई बिजनेस नहीं करता, हर कोई नहीं करता। और वर्क में ना बिजनेस भी आ जाता है कहीं ना कहीं। आर्ट बिजनेसेस। ठीक है, अपने ना सिर पे ऐसे लगा के घूमना, मेरे हाथ हाथ बिजनेस है। मेरा पापा बिजनेसमैन है। None of your business. आगे सेकंड। Which of the following state receive maximum number of immigrants? Which of the following stream is dominated by male migrants in India?
ठीक है, रूरल टू अर्बन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन इज द हाईएस्ट शेयर ऑफ इन माइग्रेंट पॉपुलेशन? मुंबई। ठीक है, तो इसके मैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करूंगी, तो मैं भेज दूंगी, फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।